हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है। इसके सिवाय हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितने सारे लेयर्स प्रेजेंट है। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ये जो ओजोन लेयर है ये जो डिप्लीट हो रहा है इसके कारण हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अर्थ में कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। फिर हम पढ़ने वाले हैं सेफगार्ड्स अगेंस्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि किस तरह से हम ये ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं ये एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ओके, विच एंटायरली एनवेलप्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है ये एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसेस से बने होते हैं, और ये हमारी जो अर्थ है इसको पूरी तरह से एनवेलप करती है, यानी कि इसे पूरी तरह से सराउंड करती है। The air of the atmosphere is colorless, odorless and tasteless. ये जो गैस प्रेजेंट है हमारे अर्थ में ये कलरलेस है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं है। ये ओडरलेस है, यानी कि इसका कोई स्मेल नहीं है। और दूसरी बात है ये है टेस्टलेस, यानी कि हमें इससे कोई टेस्ट का पता नहीं लगता है। नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ऐसे बहुत सारे गैसेस आपको मिल जाएंगे। सबसे अबंडेंट जो दो गैसेस प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन है 78.03% और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन है 20.99%, जो कि यानी कि ये जो ऑक्सीजन है और उसके साथ नाइट्रोजन है ये दोनों मिला के 99% बनते हैं एटमॉस्फेयर के। और बाकी जो गैसेस है आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सारे दूसरे गैसेस है जो रेस्ट 1% में आते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से आज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाइट्रोजन की वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन जो होती है वो पॉसिबल है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से आज विंड जो है इसकी फोर्स को हम फील कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस हैज नो कलर, ओडर और टेस्ट। नाइट्रोजन जो गैस है इसका ना ही तो कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, या फिर कोई ओडर है, यानी कि स्मेल है। नाइट्रोजन अवॉइड्स क्विक बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस इजीली बर्न नहीं होता क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को मैं क्या बताऊं, ये तो है ही लाइफ गिवर, बिकॉज ये हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। साथ ही साथ ये फ्यूल बर्न होने में भी बहुत मदद करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितना इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में उतना ही ज्यादा हमारे लाइफ में और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हेवीएस्ट गैस है। इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये मेट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो एयर है ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर ये गर्म रहता है। साथ ही साथ जो वाटर वेपर है, उस वाटर वेपर की वजह से, वाटर वेपर और इस वार्म एयर की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एटमॉस्फेयर में वो रेस्पॉन्सिबल है। बट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज्यादा
फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बर्न हो रहे हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये लाइटेस्ट गैस है। फिर बात करेंगे ओजोन की। ये जो ओजोन है ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको एटमॉस्फेयर के ऊपर मिलेगा, यानी कि आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मिलेगा ओजोन लेयर। ये जो ओजोन गैस है ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और ये क्या करता है, ये जो सन की वजह से जो भी यूवी रेज हमारे अर्थ के ऊपर आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसको रोकता है, क्योंकि ये जो यूवी रेज है ये काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। यूवी रेज के लिए बहुत सारे डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर, ब्लाइंडनेस, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें इन सब चीजों से बचाता है। अब बात करते हैं वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के सिवा भी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। वाटर वेपर जो है ये डिक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के साथ। ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यानी कि जैसे वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहेगा हाइट के साथ। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल तक पहुंचता है तब भी ये डिक्रीज होता है। एक तो ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है, दूसरा होता है जब वो इक्वेटर से पोल तक मूव करता है। वाटर वेपर एब्सॉर्ब्स पार्ट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द सन। ये जो वाटर वेपर होती है ये सन से जो इंसोलेशन आती है, इंसोलेशन क्या है, जो सोलर रेडिएशन है जो सन से अर्थ तक ट्रेवल करके आ रही है उसे ही हम सोलर इंसोलेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर वेपर है ये सोलर इंसोलेशन को भी अब्सॉर्ब कर लेती है और इसका अमाउंट जो है, सोलर रेडिएशन का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ऑल्सो प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। जो अर्थ जो हीट रेडिएट बैक करता है उसे भी ये प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये वाटर वेपर जो है ये अर्थ को ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देता और ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता। अब हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ऑल्दो डस्ट पार्टिकल्स आर मोस्टली कंसेंट्रेटेड इन लोअर लेयर्स। आपको डस्ट पार्टिकल्स सिर्फ लोअर लेयर्स में ही मिलेंगे। अगर आप बहुत ऊपर जाएंगे तो शायद आपको डस्ट पार्टिकल्स ना मिले, थोड़ा बहुत मिलेगा बट नो, इट इज नॉट वर्थ इट। Yet convectional air currents may carry them to great heights. कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से कभी कभार ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये बहुत ज्यादा हाइट तक पहुंचते हैं, बट कभी कभार जस्ट ड्यू टू द कन्वेक्शनल एयर करंट्स, नहीं तो ये लोअर लेयर्स में ही आपको मिलेंगे। डस्ट पार्टिकल्स है ये आपको ज्यादा से ज्यादातर टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज है ये ड्राई होते हैं और इसका जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन, वो है विंडी। ड्राई और विंडी होने की वजह से आपको डस्ट पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में मिलेंगे एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स। Sky looks blue to the presence of dust particles in the atmosphere. हमारा जो स्काई है ये ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। डस्ट पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो स्काई है ये हमें ब्लू दिखता है कलर। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आई रिपीट अगेन: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे का एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है ये पोल्स में 8 किलोमीटर है और इक्वेटर में 18 किलोमीटर्स। Thickness of the troposphere is the greatest at equator due to upward transportation of heat by strong convectional currents. जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें आपको
जो इक्वेटर है इसमें आपको ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन है हीट का स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से वो आपको इक्वेटर में ही मिलेगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर लेयर में, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट इन दिस लेयर एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स, और इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये डस्ट पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं, मेनली डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, एंड दिस लेयर इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ वेदर कैलामिटीज लाइक thunderstorm, rain, okay, wind. It is responsible for all the natural calamities. बच्चों, ये ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोपॉज एक ऐसा लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करता है। ये एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लिमिट है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, जो कि ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट कर रहा है। फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर इज थिकर एट द पोल्स एज कंपेयर टू द इक्वेटर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये पोल्स में ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 50 kilometers, you will get ozone gas which absorbs sun's ultraviolet rays. जब आप 50 किलोमीटर्स हाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जैसे कि 8 किलोमीटर्स तक आपको ट्रोपोस्फेयर मिल जाएगा, ठीक है, बट जब आप 50 किलोमीटर पहुंच जाते हो, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे ऊपर का हिस्सा, उस टाइम में क्या होता है, आपको ओजोन गैस मिलेंगे, ठीक है, एंड ओजोन गैस बहुत ही कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि सन की जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है इसमें आपको ना तो कोई थंडरस्टॉर्म्स मिलेंगे, ना ही कोई कन्वेक्शनल करंट्स मिलेंगे, ना कोई क्लाउड्स मिलने वाले हैं, और ना ही कोई वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। बेसिकली आपको ट्रोपोस्फेयर में जो भी मिलेगा एटमॉस्फेयर में, जो भी ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होगा वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में जो विंड डायरेक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोपॉज के बारे में। ये स्ट्रेटोपॉज क्या है? स्ट्रेटोपॉज इज एग्जैक्टली द सेम लाइक ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में जैसे कि ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट किया गया था, राइट? अब स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोपॉज में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम मेसोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है मेसोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है स्ट्रेटोपॉज की मदद से। एंड स्ट्रेटोपॉज जो है ये मैक्सिमम ओजोन गैस से बना होता है, ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर, क्योंकि इसमें ओजोन गैस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे मेसोस्फेयर के बारे में। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ। टेम्परेचर यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस तक फॉल कर सकता है। साथ ही साथ जो अपर लिमिट है मेसोस्फेयर का, उसे हम मेसोपॉज कहते हैं। यहाँ पर भी मेसोपॉज भी इट इज एक्जैक्टली द सेम लाइक ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोपॉज। मेसोपॉज में मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर सेपरेट होते हैं, ठीक है, मेसोस्फेयर से आयनोस्फेयर सेपरेट हो जाता है, उसी सेपरेशन को हम मेसोपॉज कहते हैं। ये मेसोस्फेयर का एकदम ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। अब आता है आयनोस्फेयर। ये आयनोस्फेयर नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे। So yeah, it is right. It contains electrically charged particles known as ions.
इस लेयर में आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलेंगे जिसे हम आयंस कहते हैं, और आयंस से ही हमारा ये नाम आया है आयनोस्फेयर। ठीक है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है ना अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट करता है इस लेयर में। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ में। मतलब सपोज रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किया गया है अर्थ से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ऊपर से फिर वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ में वापस आ रहा है। ये कौन कर रहा है? ये आयनोस्फेयर का काम है। टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। आयनोस्फेयर में जैसे मैंने बताया था कि मेसोस्फेयर में टेम्परेचर -100 डिग्री फॉल करता है, बट आयनोस्फेयर में टेम्परेचर does not decrease any more with height, rather it increases with height। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है हाइट के साथ? बिकॉज यहाँ पे आपको सन के रेडिएशंस मिल जाएंगे। फिर मैं बात करूंगी सबसे लास्ट लेयर के बारे में, जो कि है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर सबसे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये आयनोस्फेयर के ऊपर है, एंड this layer is extremely rarefied and gradually merges with the outer space। ये बहुत ही rarefied layer है और ये धीरे धीरे बाहर जो outer space है ना उसके साथ merge कर जाता है। This is the entire structure of the atmosphere। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोस्फेयर। किस तरह से एटमोस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आइए पढ़ते हैं। पहला रीजन है इट इज द बेस ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स इट इज द बेस ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड व्हाट नॉट, इजंट इट। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए ब्रीदिंग के काम आता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इससे वेजिटेशन, ओके, इट इज गुड फॉर वेजिटेशन, इट हेल्प्स, इट इज वेरी यूजफुल फॉर वेजिटेशन। तो खाएंगे, पिएंगे, ब्रीथ करेंगे तभी ना सरवाइव कर पाएंगे। सो ऑफ कोर्स इट इज द बेस ऑफ लाइफ। सेकेंडली वेदर एंड क्लाइमेट। सी, यहाँ पे ये जो विंड है, प्रेसिपिटेशन है, इवेपोरेशन है, ये सब तो एटमोस्फेयर में ही जगह ले रहा है ना। इट इज टेकिंग प्लेस इन द एटमोस्फेयर ओनली। अगर यहाँ पे एटमोस्फेयर ही नहीं होता तो कहाँ पे इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन ये सब होता है ना। ये जो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्लाइमेट्स है, ठीक है, दिस इज ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर, इजंट इट। फिर बात करेंगे हीट बैलेंस। हीट बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एटमोस्फेयर में। बच्चों, एटमोस्फेयर क्या कर रहा है? सन की जो रेडिएशन है इसे अंदर आने के लिए परमिट कर रहा है। पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत सन का जो रेडिएशन है उसे अंदर आने के लिए एटमोस्फेयर परमिट कर रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है ये एक एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस में एडजस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर अगर एटमोस्फेयर ऐसा नहीं करता तो क्या होता, तो 100 डिग्री सेल्सियस दिन को रहता और रात को वो -100 डिग्री सेल्सियस फॉल कर जाता, एंड दैट वुड नेवर बी अ गुड थिंग, राइट। सो एटमोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन हीट बैलेंस। सन के रेडिएशंस को वो अंदर परमिट कर रहा है आने के लिए, और अर्थ जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, जो वेव्स रेडिएटेड, उन्हें बाहर जाने की परमिशन वो नहीं दे रहा है। सेफगार्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये है नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देखो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एटमोस्फेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, राइट ना। ये क्या करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से अर्थ तक ट्रैवल करके आ रहे हैं उन्हें रोक देता है, उन्हें अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देता है। इससे क्या होता है, ये एक शील्ड की तरह अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहा है इस अल्ट्रावायलेट रेस से, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। पर क्या होता अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस सरफेस पे आ जाते, अगर सन
कि यूवी रेस अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता तो ज्यादा कुछ नहीं, बट इट वुड बी अ ग्रेट डिजास्टर, क्योंकि इससे एनिमल टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकते थे, जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, एक्सपोज्ड बैक्टीरियाज वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे। उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ भी खराब हो सकता था, जैसे कि कुछ डेडली डिसीजेस लाइक स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, इन सब को भी फेस करना पड़ता था। सो ओजोन इज प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। फिर बात करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये जो आयनोस्फेयर लेयर है एटमॉस्फेयर में, ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है जो कि अर्थ से ट्रांसमिट किया गया है ना। इससे क्या होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। फिर है सेफगार्ड अगेंस्ट मेटियोराइट्स। देखो अर्थ के बाहर बहुत सारे मेटियोराइट्स घूम रहे हैं, है ना, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी मेटियोराइट्स बाहर ऐसे घूम रहे हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन अर्थ, ये जो मेटियोराइट्स है ये बर्न हो जाते हैं इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सरफेस तक अर्थ का पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच भी जाए तो इट कॉजेज अ ग्रेट डिजास्टर, इट कॉजेज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। लास्ट है एयरवेज। ऑफ कोर्स आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में एरोप्लेन्स, देन जेट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीडियम है, isn't it? It's a very powerful medium. तो कहाँ पे हम इतने पावरफुल मीडियम, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते, isn't it? अब मैं बात करूंगी ओजोन, सिर्फ ओजोन के बारे में। ये ओजोन क्या है, कैसे फॉर्म हुआ है, सब बताऊंगी। देखो ओजोन जो है इसको हम केमिकली डिनोट करते हैं एज O3, राइट। ओजोन इज केमिकली डिनोटेड एज O3। ये एक ब्लूइश गैस है, ओके। एंड ये फॉर्म कैसे हुआ है, देखो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, जो जब अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन आते हैं ना, तब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ठीक है। या फिर जब कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जब बिजली कड़कती है, उस टाइम पर भी ये सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये ओजोन गैस फॉर्म करता है। ओजोन लेयर मैं क्या बताऊं, अब तो आपको पता लग ही गया होगा। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका ये आपको 12 से 15 किलोमीटर हाइट में मिल जाएगा। ये बहुत ही पतला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का, इसको ओजोन लेयर भी हम कहते हैं। एंड it protects us from the ultraviolet rays of the sun. साथ ही साथ ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों राइज हो जाता है, बिकॉज ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। दैट इज वाई स्ट्रेटोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से राइज हो जाते हैं। ये जो ओजोन लेयर है, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टेबल रखने के लिए भी ओजोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है, देखो ओजोन लेयर डिप्लीट होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है केमिकल पोल्यूटेंट्स दैट आर डिस्चार्ज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत सारे केमिकल पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज करते हैं ईच एंड एवरी डे। इट इज वेरी हार्मफुल चिल्ड्रन फॉर द ओजोन लेयर। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेजर जो कॉज है ओजोन डिप्लीशन का, वो है इंक्रीजिंग यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसे हम कहते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर कॉज है ओजोन डिप्लीशन का। फिर हम बात करेंगे स्पेस प्रोब्स। ये जो स्पेस प्रोब्स है, ये देखो
in the entire globe, it is estimated that every time a rocket is fired into space, हर समय कभी ना कभी कुछ ना कुछ रॉकेट्स को हम स्पेस में छोड़ते हैं. ये जो हम रॉकेट को स्पेस में छोड़ रहे हैं, ये 70 to 150 टन्स ऑफ क्लोराइन एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट हो रहा है. ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए. दूसरा कॉज है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ज्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए. ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि रिलीज किया जाता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड nitrates, using of nitrates as fertilizers. These are very harmful for the ozone layer. अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, आइए जानते हैं. पहले तो ये हमारे क्लाइमेट को, ठीक है, वेजिटेशन को, इकोलॉजी को, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ही बैडली अफेक्ट कर रहा है. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ओजोन लेयर जैसे डिप्लीट हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. साथ ही साथ क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है. और जो यूवी रेज की कंसेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से स्मॉग प्रोड्यूस हो रहे हैं. और स्मॉग का तो अपना ही खुद का एक इफेक्ट है, बैड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अ ग्रेट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस और ऑल. और साथ ही साथ व्हाइट स्किन जो पीपल है, दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर. अब बात करते हैं सेफगार्ड्स अगेंस्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन. आई नो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बट इट्स ओके. ओजोन लेयर क्या है सब हमें पता है, पर अब ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रहा है इसे हम कैसे स्टॉप करें, क्योंकि इट्स वेरी हार्मफुल, राइट. तो इसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? एक तो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन, दोनों को डिक्रीज करना पड़ेगा. हम लोग बहुत ज्यादा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. तो इस्तेमाल करना, कंजम्पशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिक्रीज कर देना चाहिए. साथ ही साथ हमें इसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना चाहिए.